अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक शॉर्ट सा जो डेमो है, डेमोन्स्ट्रेशन है, रिलेटेड टू सब्जेक्ट इंग्लिश एसे एंड प्रेसी कॉम्पोजिशन। ठीक, प्रेसी राइटिंग एंड कॉम्पोजिशन का ये जो पेपर होता है, ये इससे रिलेटेड आज मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन थोड़ी सी दूंगी। उसमें कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है, इम्पोर्टेंट चीज़ें जो इस पेपर का मेन पार्ट है। ऐसे राइटिंग की तरफ तो हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाह रही हूँ कि हम प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन का जो पेपर है कॉम्प्रिहेंशन का, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें। अब जो प्रेसी का जो पेपर है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब अब आपका सीएसएस या पीएमएस के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो बेसिकली आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक, क्योंकि इसी की बेस के ऊपर आप बाकी पेपर्स को भी अटेम्प्ट करते हैं, और इसी के बेस के ऊपर एग्जामिनर आपको जज भी करता है। तो स्टार्ट करते हैं इससे, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको समझेंगे और इसके ऊपर प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली जो चीज है जिसको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हमारे पास है प्रेसी राइटिंग। राइट, प्रेसी राइटिंग। अब प्रेसी राइटिंग क्या है? प्रेसी राइटिंग इज बेसिकली आपके पास एक पैसेज होता है, आपके पास पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है, जो एग्जामिनर आपको देता है पेपर में। आपने ये करना होता है कि उसको आपने 1/3 में कन्वर्ट कर देना होता है। अगर तो एग्जामिनर ने बीच में लिखा हुआ है कि आपने कितना कन्वर्ट इसको करना है, तो वो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। लेकिन अगर एग्जामिनर ने ये चीज नहीं बोली, या ये उसने मेंशन नहीं किया कि आपने कितनी इसकी लेंथ रखनी है, तो फिर आपने उसको हमेशा 1/3 करना होता है। तो 1/3 का मतलब ये है कि जितनी लाइंस हैं, ठीक है, आपने सबसे पहले लाइंस को गिनना होता है। ठीक है, जो आपके पास एग्जामिनर ने आपको दिया हुआ है, पैराग्राफ्स दिए हुए हैं या पैसेज है, वट एवर, उसकी लाइंस को आपने गिनना है। ठीक है, कि कितनी लाइंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो आपके पास लाइंस हैं 15, तो 15 को एक एक रूल है, रूल के मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ कि 15 अगर लाइंस हैं तो आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है 8 से, 8 या 7 से, क्योंकि एक लाइन में अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 वर्ड्स होते हैं लिखे हुए। ठीक है, तो आपने उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब आपके पास जो अमाउंट आएगी उसको आपने क्या करना है, जो अमाउंट आपके पास आती है वो बेसिकली उसको आपने 3 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब जो आपके पास फिगर आएगा वो आपके पास मतलब मेन एक्यूरेट चीज होती है। उतने वर्ड्स आप लोगों ने अपनी प्रेसी में लिखने होते हैं। ओके, फिर सबसे पहला पॉइंट आपके पास क्या हो गया? 1/3 ऑफ द मेन पैसेज। राइट, ओके। द नेक्स्ट पॉइंट इज, 1/3 तो हो गया आपके पास, आपको पता चल गया कि हमने 1/3 रखना है। ठीक, अब उसके बाद आपने ये काम करना होता है कि जो प्रेसी का जो मतलब है वो ये है कि आपने एक पैराग्राफ को या पैसेज को शॉर्ट कर देना है। ठीक है, ब्रीफ कर देना है, और वो करेक्ट भी होना चाहिए, वो अपना मीनिंग भी उसके अंदर सारा वो डिलीवर कर रहा हो, उसके अंदर हर चीज हो। ठीक है, वो प्रिसाइज हो, वो क्लियर हो, वो करेक्ट हो। ठीक है, उसके अंदर कोहेरेंस हो, मतलब ये सारी चीजें जो है वो प्रेसी की क्या है, वो मेन फीचर्स में शुमार किए जाते हैं। सबसे पहले आपने पैसेज को रीड करना है। रीड द मेन पैसेज केयरफुली। ओके, जब आप पैराग्राफ, जो आपको राइटर ने पैराग्राफ दिया है या पैसेज दिया हुआ है, जब आप उसको केयरफुली रीड करेंगे तो आप
आपको आइडिया होगा कि इस राइटर इसमें बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है, वो कन्वे क्या करना चाह रहा है। सिर्फ पहली रीडिंग में आपको ये चीज पता नहीं चलेगी, आपको एटलीस्ट उस टाइम तक आपको रीड करते रहना पड़ेगा पैसेज को, पैराग्राफ को, जब तक आपको मीनिंग सही क्लियर नहीं हो जाता। ये इम्पोर्टेंट चीज है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हमें जो है इसके अंदर करना क्या है, या हमने इसके अंदर लिखना क्या है, या प्रेसी का मतलब जो ये पैसेज है इसका बेसिक थीम क्या है। आपको थीम आइडेंटिफाई करना है, राइट। वहीं से आपको क्या मिल जाएगा, टाइटल। प्रेसी का टाइटल जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। प्रेसी टाइटल विल बी आइडेंटिफाइड। ठीक। अब जब ये चीज हो जाएगी तो फिर अब आपकी दो चीजें तो यहीं पे आपके पास निकल आएंगी, क्योंकि प्रेसी में आपको क्या करना होता है, आपने एक शॉर्ट टाइटल भी देना होता है, ठीक है। टाइटल आपको इसी तरीके से मिलता है प्रेसी का, कि मतलब ये जो सारा पैसेज है, ये जो सारी पैराग्राफ है, ये किस बारे में है, ठीक है। उसको आपने एक सब्जेक्ट देना होता है, एक टाइटल देना होता है, ठीक है। उसके भी मार्क्स होते हैं। अब ये सारी चीज आपको उसी टाइम पता चलेगी जब आप सही तरीके से रीडिंग करेंगे। जब आप रीड कर लेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस चीज का सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। फिर आप अपने दिमाग में एक रफ सा ड्राफ्ट बना लेंगे कि ये चीज किसके बारे में है, ठीक है। फिर आप टाइटल सोचेंगे, टाइटल को सजेस्ट करेंगे, क्योंकि टाइटल को सजेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रेसी के अंदर। ठीक, फिर उसके बाद अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इनडायरेक्ट स्पीच आपने यूज करनी है, राइट। इनडायरेक्ट स्पीच आप लोगों ने यूज करनी है। इनडायरेक्ट स्पीच मींस के आप लोगों ने हमेशा पास्ट टेंस में प्रसी को लिखना होता है। अक्सर ये भी कहा जाता है कि कुछ जगहों पे जो मतलब नेचुरल फैक्ट्स हैं उनको आपने नेचुरल ही रखना होता है, ठीक है। जो रियल फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको आपने उसी टेंस के अंदर रखना है जिस टेंस में वो यूज हो रहे हैं, ठीक। आ, ये चीज आपके पास क्लियर होगी। अच्छा, अब जब आप लोगों ने ये सारे काम कर लिए, रीडिंग कर ली, सारा कुछ कर लिया, अपने दिमाग में एक सब्जेक्ट सोच लिया, एक टाइटल सोच लिया अपनी प्रेसी के लिए, फिर आप एक रफ ड्राफ्ट बनाना स्टार्ट कर देते, ठीक है। उसके अंदर आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं, ठीक है, जो आपके मतलब दिमाग में आ रहे हैं, ठीक है। प्रेसी को आप मतलब उस पैसेज को आप देखेंगे, उस पैराग्राफ को देखेंगे, उसके अंदर से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर देंगे, जो अनइम्पोर्टेंट है उनको स्किप कर देंगे। इसी तरीके से जब ये आपके पास कलेक्ट हो जाएंगे, फिर आप उसका एक रफ ड्राफ्ट बनाएंगे। रफ ड्राफ्ट बनाने के बाद उसकी आप रिवीजन करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर से भी बहुत सारी चीजें आपको स्किप करनी पड़ेंगी। एटलीस्ट वन थर्ड जब आप चीज को करते हैं तो उसका मतलब यही होता है आपने इसको बहुत ज्यादा शॉर्ट कर देना है, ठीक। अब शॉर्ट में भी आप ऐसा करें कि वो सारा मीनिंग उसका एक्सप्रेस भी हो रहा हो, ठीक है। जो सारा मेन पैसेज था और जो सारी चीज थी उसकी, जो मेन राइटर जो चीज कहना चाह रहा है वो सारी कन्वे भी करना आपका जरूरी होता है, तब जाके आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आप लोगों ने बस लास्ट में यही करना होता है कि जो आपने रफ ड्राफ्ट बनाया है, उसको अब आपने एक फाइनल शक्ल दे देनी है। अगर आपने उसके अंदर से कुछ चीजें ओमिट की हैं और कुछ चीजें न्यू ऐड की हैं, कोई अच्छे वर्ड्स आपने बीच में ऐड किए हैं, ठीक है। अच्छा, ग्रामर यहाँ पे एक बेसिक चीज ये भी है कि आपकी प्रेसी के अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक। ग्रामेटिकल मिस्टेक कहीं पे भी अगर राइटर को सॉरी एग्जामिनर को नजर आ गई तो वो फिर आप उसको दे रहे हैं एक चांस कि वो आपकी मार्क्स बहुत अच्छे तरीके से डिडक्ट कर देगा। ये आपने उसको नहीं होने देना है, या ये आपने चांस उसको एग्जामिनर को नहीं देना कि वो आपके मार्क्स इस बेसिस के ऊपर काटे कि आपकी ग्रामर जो थी वो वीक थी। ओके। उसके बाद आपने कुछ इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक। वो भी आपको जब आप कोई अच्छी ग्रामर की बुक पढ़ते हैं या रीडिंग करते हैं तब जाके आपको पता चलता है कि कोई अच्छे इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं उनको यूज करना कितना इंपॉर्टेंट होता है इन चीजों के अंदर।
कोई अच्छे इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस अगर आप ऐड करेंगे अपनी प्रेसी के अंदर, वो भी आपको एक बहुत अच्छा एज देगा। लेकिन ये है कि आपने अपने ओपिनियंस प्रेसी के अंदर नहीं देने, ठीक है। आपने अपनी कोई भी बात बीच में नहीं करनी, राइट। जो जस्ट राइटर ने लिखा हुआ है या आपको दिया हुआ है, आपने उसके अकॉर्डिंगली उसको लेके चलना है। अपनी राय नहीं देनी, ये प्रेसी का असूल है कि आपने अपनी ओपिनियन बीच में नहीं देनी, ठीक। उसके अलावा जो है कुछ की सेंटेंसेस उन्होंने प्रेसी के अंदर दिए हुए होते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। की सेंटेंसेस जो होते हैं वहीं से आपको प्रेसी का टाइटल भी मिल जाता है, ठीक। वहां से आपको उसका मेन आइडिया भी मिल जाता है और आप इजीली अपनी प्रेसी को कर लेते हैं। अब सारी बात यहाँ पे ये नहीं है कि मतलब आपको हम तो सिखा रहे हैं कि ये सारी चीज क्या है, लेकिन अल्टीमेटली बात यहाँ पे ये चीज भी है कि अब आपको प्रैक्टिस जो होती है वो कितनी करनी पड़ेगी और आपको अपनी ग्रामर के ऊपर ग्रिप कितनी स्ट्रांग करनी पड़ेगी, वो चीज अब आपके ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि अगर आपकी ग्रामर अच्छी होगी तो आप इजीली इस पेपर को अटेम्प्ट कर लेंगे, और अगर आपकी ग्रामर वीक होगी तो फिर अनफॉर्चुनेटली आप लोग उस चीज को अटेम्प्ट नहीं कर सकते, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इवन आप अपना मनी वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उस चीज का कोई फायदा नहीं है। सो इम्पोर्टेंट ये है इस टाइम के ऊपर जब आप अपनी पेपर की तैयारी को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आप अपनी ग्रामर के ऊपर ग्रिप अच्छी कर लें, ठीक है। और ग्रामर के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, उन सारी चीजों को देखें कि ये सारी चीजें हैं क्या, ठीक है। आपको पता होना चाहिए अगर आप सीएसएस के को करना चाह रहे हैं या पीएमएस को करना चाह रहे हैं, इफ यू आर सीएसएस एस्पिरेंट, देन आपकी ग्रिप ग्रामर के ऊपर स्ट्रांग होनी जरूरी है। अदरवाइज आप पेपर को आप भूल जाए, क्योंकि ये चीज डराने वाली नहीं है या आपको डिमोटिवेट करने वाली नहीं है। ये चीज ऐसी है कि आपको पहले ही बता दिया जाए कि आपको अगर इन चीजों के ऊपर ग्रिप अच्छी होगी तब जाके आप पेपर को अच्छे से इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे, वरना आप नहीं कर सकते, ठीक। अच्छा, ये हमारा सबसे पहले हो गया प्रेसी राइटिंग के बारे में, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि प्रेसी राइटिंग बेसिकली है क्या, ठीक। उसके बाद अब हम करते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर आते हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो हमारे पास है एसे राइटिंग, ठीक है। एसे राइटिंग पे मैं आपको कुछ हिंट्स दूंगी, ठीक है, और कुछ टेक्स्ट बताऊंगी कि अ, किस तरह से आप ऐसे को अपने अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे राइटिंग बेसिकली होती क्या है। अच्छा, अब ऐसे राइटिंग जो है वो इजी भी है और ये कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है। क्रूशल भी है। मतलब अब इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि ऐसे राइटिंग के ऊपर आपको रिसर्च बहुत ज्यादा करनी है, राइट। कुछ चीजों के ऊपर आपको स्टडी बहुत ज्यादा करना है। अब कुछ आपके पास सोशल इश्यूज होते हैं, सोशल इश्यूज जो आपके मुल्क में चल रहे हैं, जो ओवरऑल ग्लोबल चल रहे हैं, मतलब इंटरनेशनल हैं, वट सो एवर, मतलब जो भी है, ठीक है। सोशल इश्यूज जो होते हैं वो उनके ऊपर आपकी ग्रिप बड़ी स्ट्रांग होनी जरूरी है। लाइक अब जो सोशल इश्यूज होते हैं, सोशल इश्यूज इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है और इनको टारगेट किया जाता है ऐसे राइटिंग में, बिकॉज आपके माशरे में, सोसाइटी में जो चीज आपके इर्द गिर्द चल रही होती है, एग्जामिनर उसको हमेशा फोकस जरूर करता है, उसके ऊपर उसकी नजर होती है और वो आपके पेपर में चीज दे देता है। जैसे कि स्मगलिंग है, जैसे कि करप्शन है, बहुत सारी डोमेस्टिक वायलेंस है और हजार चीजें हैं, चाइल्ड लेबर है या चाइल्ड अब्यूज है, इस तरह की हजार चीजें हैं, ठीक है। तो वो एग्जामिनर आपको इस तरह के सब्जेक्ट्स देता रहता है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर आपका जो होता है उसमें आपके सोशल इश्यूज
आपको देखिएगा जो पास्ट पेपर्स होंगे सीएसएस के, उसमें हर पेपर में आपको कोई ना कोई सोशल प्रॉब्लम या सोशल इशू नजर आएगा। अब जो एक बेसिक ओपिनियन है इस चीज के ऊपर कि आपको ऐसे में कौन सा टॉपिक चूज करना चाहिए, उसमें लोग जो हैं एग्जामिनर्स भी हैं, और वो जो सारे एनालिसिस जिन लोगों का आया है, वो यही बोलते हैं कि आपको हमेशा सोशल प्रॉब्लम्स को लेके चलना चाहिए। ठीक है, सोशल प्रॉब्लम अगर कोई आई है आपके क्वेश्चन पेपर में, सोशल इशू आया है, तो आपको उसी के ऊपर ऐसे लिखना चाहिए, बिकॉज उसके अंदर मार्जिन ज्यादा होता है, एग्जामिनर आपको एज दे देता है। और जब वो आपके एनालिसिस देखता है या आपके ओपिनियंस देखता है, आपके आर्ग्यूमेंट्स देखता है, तो अगर उसको वो इम्प्रेसिव लगते हैं, ठीक है, अगर वो देखता है कि इसकी सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर ग्रिप थोड़ी अच्छी है, ठीक है, स्टूडेंट की, तो वो आपको डेफिनेटली मार्क्स देता है। ठीक है, और उसमें बचत भी हो जाती है, बजाय इसके कि आप कोई ऐसा टॉपिक चूज कर लें जिसके ऊपर मतलब आप इतना ज्यादा लिख भी नहीं सकते, और जिसके अंदर आप फंस सकते हैं, तो फिर उस चीज को आप स्किप कर दें। तो मेरी तो यही आप लोगों के लिए सजेशन है कि आप हमेशा कोई सोशल इशू चूज करें। ठीक है, राइट। अच्छा, ये चीज हमारी होगी क्लियर। अच्छा, उसके बाद फिर ऐसे के अंदर इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहले फिर आपको अपनी जो रीडिंग हैबिट्स हैं उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। रीडिंग हैबिट्स कैसे इम्प्रूव होंगी? आपको डॉन न्यूज़पेपर है, ठीक है, सारे लोग यही बोलते हैं, न्यूज़पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, उसको इस वजह से पढ़ना पड़ेगा कि एक तो वो इंग्लिश का जो डॉन न्यूज़पेपर है, ठीक है, वो आपको पढ़ना इस वजह से पड़ेगा, उसके अंदर एक तो आपकी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, बल्कि होती भी है। जो लोग उसको पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे वर्ड्स उनको नजर आते हैं, ठीक है, वो उसके मतलब ढूंढते हैं, और फिर इसी तरीके से उस एक वर्ड के 1000 पर सिमिलर वर्ड्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऑपोजिट वर्ड्स भी होते हैं, तो ये आपकी वोकैबुलरी के अंदर एक एडिशन होता है। जब आपकी अच्छी वोकैब होगी, फिर आप उसको ऐसे में यूटिलाइज कर सकेंगे। ऐसे में जब अच्छी वोकैबुलरी को जब आप यूज करेंगे, वोकैबुलरी जब अच्छी आप यूज करेंगे ऐसे में, तो फिर एग्जामिनर आपको डेफिनेटली मार्क्स भी अच्छे देगा। ठीक, एग्जामिनर हम ये समझते हैं कि जब हम पेपर देकर आते हैं तो वो लोग हमें फेल करने के लिए बैठे होते हैं, ठीक है, हमें फेल ही उन्होंने करना होता है। हमारी जो बेसिक परसेप्शन है एग्जामिनर्स को लेके वो यही होती है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो लोग जो वहां बैठे हुए होते हैं, वो लोग हम लोगों को जज कर रहे होते हैं कुछ चीजों के ऊपर। अगर हमें ये चीज समझ आ जाती है, तो फिर हम इजीली इन चीजों में से निकल सकते हैं। जैसे वो जज कर रहे हैं हमें ग्रामर के ऊपर, ग्रामर अगर हमारी अच्छी है, ठीक है, वोकैबुलरी अगर हमारी अच्छी है, तो फिर और अगर हमारे पास आइडियाज अच्छे हैं, ठीक है, ऐसे में हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट्स अच्छे दिए हैं, ऐसे को अगर अच्छे से हम लोगों ने डिफेंड किया है, मतलब अपनी चीज को अच्छे से डिफेंड किया है, अपनी ओपिनियंस, अपने राय, अपनी हर चीज, अपना कंक्लूजन हम लोगों ने स्ट्रांग रख दिया, तो फिर एग्जामिनर के पास कोई वो चीज नहीं होती कि वो हम लोगों को फेल कर दे। ठीक है, वो हम लोगों को पास करने के लिए बैठे होते हैं, वो हम लोगों को देख रहे होते हैं, जज कर रहे होते हैं, बस हम लोग उनको मौका प्रोवाइड कर देते हैं कि आप हमें फेल कर दें। ग्रामर वीक होती है, वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं होती, अच्छे वर्ड्स यूज नहीं कर रहे होते, रेपिटेटिव वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं, एक सेंटेंस जो हमने यूज किया वो दोबारा हम उसी की तरह का सेम सेंटेंस यूज कर रहे होते हैं। कुछ इनोवेटिव हम लोग को करना पड़ता है, कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं ऐसे के अंदर, इतनी सिंपल चीज नहीं होती। जस्ट ये होता है कि प्रैक्टिस मांगता है ये सब्जेक्ट आपसे, ऐसे राइटिंग जो है, प्रेसी भी, और वो सारा ये जो इंग्लिश की जितनी भी चीजें हैं, ये आपसे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस डिमांड करती है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो फिर आप इन सब्जेक्ट्स में इजीली मार्क्स लेके पास हो सकते हैं। राइट। अच्छा, वोकैबुलरी की हमारी बात होगी।
उसके बाद हम बात ये करेंगे कि अगर हमने कोई सोशल इशू चूज कर लिया है या कोई सोशल प्रॉब्लम चूज कर लिया है, तो उसके लिए सबसे पहले हम अब देखते हैं कोई फॉर एग्जांपल अगर करप्शन है, करप्शन एक सब्जेक्ट है, एग्जामिनर ने उसको, अच्छा एग्जामिनर सिर्फ डायरेक्ट आपको सिर्फ सोशल प्रॉब्लम नहीं देगा, उसको किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ या दूसरी चीज के साथ लिंक कर देगा, ठीक है। जब वो दो चीजों को एक साथ लिंक करता है, फिर अब आपके दिमाग में वो चीज चलनी चाहिए कि दो चीजें एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, ठीक है। उन चीजों को देखकर उनके अकॉर्डिंगली जो आपको सब्जेक्ट दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली आपने एक रफ आउटलाइन बनानी होती है। रफ आउटलाइन, रफ आउटलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जब एक आउटलाइन बनाते हैं आपको पता चलता है कि हमने अपने एसे में लिखना है क्या। आउटलाइन बनाने का, आउटलाइन बहुत इजी होती है, आउटलाइन बहुत ही बनाना बहुत इजी काम है। कुछ लोगों को ये बहुत टफ लगता है, आउटलाइन बहुत इजी होती है। आउटलाइन के सिर्फ चार पांच चीजें होती हैं जिसके अंदर आपने बस अपने जो होता है कंटेंट वगैरह या जो आपके हेडिंग्स वगैरह होती हैं वो ऐड करते जाना होता है। सबसे पहले आपके पास आता है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपके पास क्या आता है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद आपके पास आता है कॉजेस, देन आपके पास आता है इफेक्ट्स, देन आपके पास आता है रिकमेंडेशंस और कंक्लूजन, राइट। रिकमेंडेशंस एंड कंक्लूजन, ठीक है। ये इसको बेसिकली इस सारे को कहते हैं बॉडी ऑफ एन एसे। ये जो इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक जितनी भी चीजें हैं ये आपके एसे की एक बॉडी होती है, ठीक है। इसको बेसिकली आप मिल्टन्स कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, ठीक है। उसमें ये चीज थी कि आप एसे को जब भी लिखते हैं, क्योंकि एसे को फॉलो ही इसी अप्रोच के ऊपर किया जाता है। सिंपल इतनी सी चीज होती है कि आपने एक इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन के अंदर आपने इंटरनेशनल टू डोमेस्टिक आपने अप्रोच यूज करनी है। लाइक सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर करप्शन का कोई टॉपिक है, ठीक, आपने इसको इस तरीके से करना है कि इंटरनेशनली आपने सबसे पहले फैक्ट्स एंड फिगर्स थोड़े से उसके अंदर ऐड कर देने, बता देना है कि इंटरनेशनली अगर हम देखें तो करप्शन इन इन ममालिक में है। उसके बाद फिर आप अपने मुल्क पे आ जाएंगे, ठीक है, कि हमारे मुल्क में करप्शन का जो सिनेरियो है वो क्या है, ठीक। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद आप आएंगे कॉजेज के ऊपर, ठीक है, कि करप्शन के या इस चीज के या कोई भी अगर सोशल इवल या सोशल इशू है उसके कॉजेज क्या है। कॉजेज के अंदर आपने सब हेडिंग्स बनाने हैं, ठीक है, सब हेडिंग्स। ये आपकी बेसिकली आउटलाइन बन रही होती है, ठीक। सब हेडिंग्स में आप लिखते जाएंगे कि उसकी कॉजेज क्या है। लाइक करप्शन की कॉजेज क्या है, ठीक, लैक ऑफ मेरिटोक्रेसी, ठीक है, नेपोटिज्म। फिर इसके बाद आप लिख सकते हैं करप्शन क्यों होती है, इंस्टेबिलिटी की वजह से, ठीक है, पुअर गवर्नेंस की वजह से, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है अच्छी तो इस वजह से करप्शन है। ये सारे आपके क्या हो जाते हैं? कॉजेस। कॉजेस के अंदर हजार चीजें आती हैं। अब आपको पता होना चाहिए, जब आप स्टडी करेंगे, जब आप सोशल इश्यूज को स्टडी करना स्टार्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितने कॉजेस होते हैं एक सोशल इवल के, एक सोशल इशू के, एक सोशल प्रॉब्लम के। सोशल इशू हो गया आपके, सॉरी कॉजेस हो गया, उसके बाद आप इफेक्ट्स की तरफ चलते हैं। इफेक्ट्स जो है, इफेक्ट्स में फिर आप उसी की सब हेडिंग्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि इफेक्ट्स के अंदर आपके पास क्या चीज। करप्शन का इफेक्ट क्या पड़ेगा मुल्क के अंदर? एक तो मुल्क का जो इमेज है वो खराब हो जाएगा पूरी दुनिया के अंदर, पहला इफेक्ट ये हो जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो दिन ब दिन खराब होती जाएगी। उसके बाद अगला पॉइंट, उसके बाद अगला पॉइंट, इस तरीके से आप इफेक्ट्स को लिखना स्टार्ट कर देंगे हेडिंग्स में, ठीक है, सब हेडिंग्स में, राइट। देन आपके पास रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेशंस एंड कंक्लूजन। रिकमेंडेशंस में आप क्या करते हैं कि अपनी सजेशंस या अपनी राय देते हैं, ठीक।
और कंक्लूजन में आप उस सारे जो आपका ऐसे होता है उसको सारे को कंक्लूड कर देते हैं सिंपल वर्ड्स में, अच्छे वर्ड्स में, ठीक है। रिकमेंडेशन में आप बता देंगे कि हम लोग को ये सारी चीजें करनी चाहिए, उनकी भी आप सब हेडिंग्स बनाते हैं रिकमेंडेशन में, ठीक है। कि इन केस अगर हम मेरिटोक्रेसी को वो करते हैं, फरोग देते हैं, तो हमारे मुल्क में करप्शन खत्म हो जाएगी। हमारे मतलब एंटी करप्शन हमारे पास इदारे होने चाहिए, ठीक है, जो इन सारी चीजों को वो कर रही हो, देख रही हो, ठीक है। फिर हमारे पास लॉ, जो जुडिशरी सिस्टम है हमारे पास, वो स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। इस तरह की सारी चीजें आप अपने रिकमेंडेशंस अपने तौर पे प्रेजेंट करेंगे। फिर उसके बाद एंड पे आपने उस सारी चीज को कंक्लूड कर देना है, वो आपका कंक्लूजन होगा। अब ऐसे में इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आपने कभी भी ये जो आप आउटलाइन बना रहे हैं, जो सारी इसके अंदर सब हेडिंग्स ऐड कर रहे हैं, आपने ये करना होता है, इसको 1 बाय 1 पैराग्राफ की फॉर्म्स में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ये नहीं होता कि ऐसे में आपने हेडिंग्स नहीं डालनी होती, जब आप लिख रहे होते हैं आपने हेडिंग्स कभी भी नहीं देनी। हेडिंग्स में नहीं होता ऐसे। जब आप ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे, आपकी आउटलाइन है, आप उसको देखें स्टेप बाय स्टेप कि सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखा है, उसके बाद हम लोगों ने कॉजेज लिखे हैं, फिर उसके बाद हम लोगों ने इफेक्ट्स लिखे हैं कॉजेज के अंदर, जो हमारी पहली आउटलाइन थी, फिर वो आपका पहला पैराग्राफ बन गया। इस तरह से आप लोगों ने उसको अटेम्प्ट करना होता है, वो एक प्रॉपर टेक्निक होती है। अच्छा, ये चीज जो है वो क्लासेस में मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगी भी, और आउटलाइन बनाने का एक प्रॉपर तरीका मैं आपको दिखाऊंगी भी कि किस तरीके से आउटलाइन बनाई जाती है। ओके, अब ये सारी चीजें जो है वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। उसके बाद हमारे पास है इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्प्रीहेंशन में जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके पास होती है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन जो है वो उस तरह का नहीं है जैसे हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, कि मतलब उसी पैसेज के अंदर से हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स जो थे वो क्वेश्चन दिए होते थे और आंसर हम लोगों ने उसी पैसेज में से निकाल लेना होता था। इसमें भी, इसमें यह है कि उस टू सम एक्सटेंट उस तरह से हो सकता है, लेकिन टोटल वैसा है भी नहीं, राइट। इसमें ऐसे है कि हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंशन, ये थोड़ा एडवांस लेवल के ऊपर चीज चली गई। पैसेज आपको दिया हुआ होगा, ठीक है, नीचे क्वेश्चंस दिए हुए होंगे। सबसे पहले जो बेसिक रूल है वो ये है कि रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट, ठीक। सबसे पहले आप जो है क्वेश्चंस को पढ़ें, ठीक है, पैसेज को आप बाद में पढ़ें, ठीक है। आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो उस पैसेज के अंदर क्या बात की गई है, ठीक है। आपको क्वेश्चंस के साथ पता चल जाएगा जब आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। उसके बाद आपने ये करना है कि इसको अपनी लैंग्वेज में, यूज योर ऑन लैंग्वेज। जब आप आंसर करेंगे तो आपने अपनी जो लैंग्वेज है उसको यूज करना है, ठीक है। अब जो अपनी लैंग्वेज है वो मैंने आपको ये बात बताई है, समझाई है कि जब आपकी ग्रामर स्ट्रांग होगी या आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, आप अगर फेमिलियर है बहुत सारी अच्छी इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस के साथ, तो फिर आपकी जो अपनी लैंग्वेज है वो बड़ी अच्छी हो जाएगी और बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। और एग्जामिनर ये नहीं कहता कि जो आपकी अपनी लैंग्वेज है, जैसी घिसी पिटी लैंग्वेज है, आप यूज करके हमें आंसर करें। ये चीज उनकी ये उनका पॉइंट नहीं होता। उनका पॉइंट हमेशा यही होता है कि आप अच्छी ग्रामर करें, अच्छे इडियोमैटिक एक्सप्रेशन यूज करें और अच्छी अप्रोच इसके ऊपर रखें, तब जाके हमें आंसर करें, और फिर उसी चीज के आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। यूज योर ऑन लैंग्वेज, इसका मतलब अब ये है कि अपनी आपने लैंग्वेज यूज करनी है, बेशक इजी हो, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी वोकैबुलरी अच्छी हो, ठीक है। थोड़ा सा अगर कोई इडियम आपके दिमाग में आ रहा है जो उस चीज से रिलेटेड है, अगर आपने वो ऐड कर दिया है तो वो आपको एक एज देगा। इस तरह के प्रोवर्ब्स और इस तरह की ये सारी चीजें यूज करेंगे तो आपको डेफिनेटली वो एक बहुत अच्छा एज देगा। अब जो आंसर आप लोगों ने देना है उस क्वेश्चन का, अब आप पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि इसके अंदर है क्या, ठीक। पैसेज को जब आप क्लियरली पढ़ेंगे, आपको पता चलना स्टार्ट हो जाएगा कि जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर हम लोगों का इस फर्स्ट पैराग्राफ में से या इन लाइंस में से निकल रहा है। अब आपने उन लाइंस को एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करना, उसको अपनी जुबान में अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर देना है और उसका जवाब बना देना है, राइट। ठीक।
कॉम्प्रिहेंशन ये है, ठीक। और मतलब कॉम्प्रिहेंशन, आप लोगों के कॉम्प्रिहेंशन के अंदर सिर्फ यही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, डिस्कस करने वाली। बाकी जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे इसको, प्रेसी को अलॉन्ग विद कॉम्प्रिहेंशन, आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीजें हम लोगों ने इसके अंदर करनी है और कौन कौन सी चीजें नहीं करनी। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप इन चीजों को प्रैक्टिस करेंगे, आपकी उतना ही इन चीजों के ऊपर ग्रिप अच्छी होना स्टार्ट हो जाएगी। इस चीज के बारे में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। उसके बाद हमारे पास ग्रामर के अंदर और जो चीजें हैं वो ये होती हैं कि वो एक्टिव पैसिव आपको दे देते हैं, ठीक है। एक्टिव पैसिव एग्जामिनर आपको देता है। उसके अलावा आपको वो दे देते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच दे देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। उसके बाद वो आपको देते हैं पंचुएशन। पंचुएशन क्या है? पंचुएशन आपके पास ये है कि आपने कोमा, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमास, एक्सक्लेमेशन मार्क और ये सारी चीजें जो हैं इनको आपने थोड़ा स्टडी करना है, पढ़ना है कि इनको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं, और ब्रैकेट्स कब यूज करनी है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है तो हमने उसको किस चीज के अंदर लिखना है। ये सारी चीजें जो होती है वो पंचुएशन के अंदर आती है। एक उन्होंने जस्ट आपको छोटा सा पैराग्राफ दिया होता है, उसको आपने पंचुएट करना होता है, ठीक है। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कैपिटल लेटर, वो सारी चीजें वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो ये सारी चीज भी आपसे क्या प्रैक्टिस मांग रही होती है, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोगों ने पंचुएशन कैसे करनी है। उसके बाद हमारे पास होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जो है, ट्रांसलेशन आप लोगों को करनी होती है। ट्रांसलेशन भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके मार्क्स भी काफी अच्छे इन लोगों ने रखे हुए हैं, अच्छे। अब आप लोगों ने क्या करना है कि ट्रांसलेशन में उन्होंने आपको दिए हुए होंगे, उर्दू में उन्होंने आपको टेक्स्ट दिया हुआ होगा, आपने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब वही सारी चीज के अच्छी वोकैबलरी, अच्छे वर्ड्स का यूज, कुछ अच्छे इडियोमेट्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है, वो सारा आप यूज करेंगे तो ट्रांसलेशन भी आपकी बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाएगी। इट्स ऑल अबाउट लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज क्या है? बेसिकली लैंग्वेज यही है कि जब आपकी लैंग्वेज के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जब आप उनके ऊपर अपना ग्रिप अच्छी करते हैं तो तब आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो जाती है, आपकी लैंग्वेज फ्लुएंट हो जाती है। अब अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ग्रामर को बिल्कुल फरामोश कर देते हैं, ग्रामर को निकाल देते हैं, तो उसके अंदर कुछ भी नहीं रहता, ठीक। ग्रामर जो है वो एक एसेंस है, एक मेन इम्पोर्टेंट उसका जो है, मैं कहती हूँ फीचर है, एक इंग्लिश लैंग्वेज का एक करेक्टरिस्टिक है जिसको हम नहीं निकाल सकते। अगर हम चाहें भी तो हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि लैंग्वेज उसके बगैर एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपके ग्रामर के पेपर से रिलेटेड है, ये जो प्रेसिएंट कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है। और साथ अगर मैंने कोई चीज अगर स्किप कर दिया तो फिर मैं आपको बाद में भी उसके बारे में बता दूंगी। ये तो जस्ट एक डेमो के लिए मैंने आपके सामने ये चीजें प्रेजेंट की हैं। बाकी इंशाल्लाह सारी चीजें क्लासेस में डिटेल में आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। और बस आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी है, अपने आप को मोटिवेट करना है। ये नहीं कहना है कि मतलब हमारी अगर ग्रामर वीक है हम ये चीज नहीं कर सकते, आपने उस चीज को टैकल करना है। आपकी अगर ये जरूरी नहीं है कि इंसान को हर चीज आती हो। जब आप उस चीज को प्रैक्टिस करते हैं, उस चीज को पढ़ते हैं, तब आपको वो चीजें आना स्टार्ट हो जाती है। उसमें इतनी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैं हूँ यहाँ पे आपको इस चीज के बारे में गाइड कर सकती हूँ, गाइड करूंगी और करती रहूंगी, ठीक है। और दूसरा मैं आपको रेकमेंड करूंगी, एक बुक है, ये तो सारों के मतलब सबको ही पता है इस बुक के बारे में, और इस वजह से भी पता है कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है और ग्रामर के लिहाज से बहुत अच्छी किताब है, जिसको आप पढ़ेंगे तो आपके, और सिंपल भी है, अच्छी भी है, इजी है, इजी टू रीड और इजी टू अंडरस्टैंड है, तो इसको आप
खरीद लें। रन एंड मार्टिन की बुक है, ठीक है, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। इसको आप अपने पास रखें, हर वक्त इसको पढ़ते रहें, इसको देखते रहें। ग्रामर की बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं, मैं कहती हूँ हर चीज इसके अंदर कवर हो चुकी हुई है, ठीक है। इसको देखना स्टार्ट करें और इसको पढ़ें बस। आपके इंशाल्लाह जो है ग्रामर अगर वीक है या अगर ग्रामर में प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह डेफिनेटली वो इम्प्रूव हो जाएगी। और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ठीक है। ये एक डेमो था मेरी तरफ से। आई होप आपको पसंद आया होगा, और जो मैंने बातें आपको बताई हैं उनके ऊपर आपने अमल ज़रूर करना है, ठीक है। और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ फिर आगे ऑनलाइन क्लासेस में मिलते हैं, और जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक। अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।